मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि इतवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति अमन शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। इसने वो शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसे पहन कर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से अमन की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं पहले से ही तैयार हूँ। वो कहने लगा कि जो कपड़े मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैंने वो कपड़े देखे तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो तो बहुत ज्यादा फैशनेबल और कीमती किस्म की ड्रेस थी। मैंने कहा, अमन ये तो बहुत ज्यादा छोटी है। अमन कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लाने की अमन को क्या जरूरत थी। मेरी शादी पर अमन ने एक जोड़ी कपड़े भी मुझे नहीं दिए थे। कहते थे मेरी गुंजाइश नहीं थी, और अब बहरहाल मैंने वो ड्रेस पहन ली। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। उस शॉर्ट ड्रेस ने तो मेरे हुस्न में 4 चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप टच देने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया तो अमन मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो, और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। उनकी तारीफों पर मैं चुप सी रह गई थी। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को खोलकर कंघा किया और अलमारी से बड़ी सी शॉल निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। ये देखकर अमन ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगे, ये क्या कर रही हो, कीमती शॉर्ट ड्रेस का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, अमन मैं यूं तो बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखें, ये ड्रेस काफी टाइट और छोटी सी है, फिर इसका दुपट्टा भी नेट का है, जिसे लेना ना लेना बराबर है। अमन कहने लगा कि मुझसे बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में अमन के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। वो फोन पर कहने लगा, हाँ हम लोग तैयार है। फिर मुझसे कहने लगे कि चलो ड्राइवर आ गया है। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। मेरा ताल्लुक भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति कोई लाट साहब नहीं है। अमन के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल ही थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात थी। इसने मुझे कह दिया था कि इसकी तनख्वाह बस इतनी ही है कि महीना बाद में खत्म होता है और तनख्वाह पहले। मैंने भी कोई एतराज ना किया था। शादी के उन दिनों में मैंने अमन से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वो अकेले ही रहते थे, छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल लिया था। अमन मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं बनाए और कुछ महीने यूं ही गुजारने पड़ेंगे। इसलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब अमन की गुंजाइश ही ना थी तो इतनी कीमती ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी, वो भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे दहेज में से काफी सारे सूट बिल्कुल नए थे, मैं उनमें से ही कुछ पहन लेती, लेकिन वो एक कीमती ड्रेस मेरे लिए लाए थे। वो कम से कम भी इसकी कीमत 10 से 15 हजार थी। क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की। बहरहाल अमन के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। वो गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। हॉर्न देते ही फौरन से चौकीदार ने दरवाजा खोला था। पार्किंग एरिया में इस वक्त 3 गाड़ियां पहले से मौजूद थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बना बगीचा भी बहुत ही ज्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहां पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती है। अमन मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लॉन्ज में ले गया। मेरी ड्रेस काफी टाइट थी और इस पर सितम ये कि दुपट्टा भी नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नजर नहीं आया। वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। ये कैसी दावत थी जहाँ सब मर्द ही मर्द थे, औरतें नहीं। और ये अगर सिर्फ मर्दों की दावत थी तो फिर अमन मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे। उन हट्टे खट्टे आदमियों को देखकर मैं बिल्कुल अमन के साथ साथ रही। मैंने कहा, अमन यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वो कहने लगे, ये सब शादीशुदा नहीं है तो जाहिर सी बात है उनकी बीवियाँ कहाँ से आ सकती है। मुझे अपने साथ लिए वो अपने दोस्तों से मिलवाने लगे। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अमन ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया और वो मिलने के बहाने से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं देखकर पीछे हटी थी। ये कौन सा तरीका था। फिर मुझे अमन के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। अजीब तेज सी नजरें थी सबकी। सब मुझे सर से पैर तक देख रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी अजीब सी बेबाकी सी थी कि मुझे अपने वजूद पर चींटियां रेंगती महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी थी कि फौरन से इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ इस वक्त 5 मर्द थे और 5 के हाथों में कांच के गिलासों में
ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखें न जाने किस जज्बे के तहत गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए अमन के पास जाकर उनके पहलू से लग गई। मैंने कहा, अमन, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आए। कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियां लड़कों की महफिलों में नहीं जाती? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मुझे खुले मिजाज की लड़कियां पसंद है जो हर महफिल में जा सके और एंजॉय कर सके। इसलिए डरपोक लड़कियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। ये कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया था। मैं तो अमन का रवैया देखकर ही हैरत का शिकार हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले मैं रो देती, अमन का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मायके रहने गई है और बाकी दोस्त सब कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाए, उन सब की भी शादियां हो जाएगी तो इन सब की भी बीवी आ जाएंगी। अब अगर हमारी बीवियां नहीं है तो हम क्या करें? मिलना जुलना छोड़ दे। हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर वो अमन से कहने लगा, आओ अमन, डाइनिंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं अमन का हाथ जोर से पकड़े डाइनिंग रूम के टेबल पर पहुंची थी, जहाँ पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे, और अमन के साथ टेबल पर बैठ गई। अमन के बाकी दोस्त के सामने कुर्सियों पर बैठ गए। इसके जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी वो मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहा था। कह रहा था, भाभी, ये भी खाकर देखिए और ये भी खाकर देखिए। खाना वाकई बहुत ही लजीज था और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। अजीब बात थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी, लेकिन मैं अपना हाथ भी नहीं रोक पा रही थी। खाने का स्वाद ही कुछ ऐसा था। खाना खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यही सो जाऊंगी। मैंने नशे वाली नजरों से अमन की तरफ देखा, जो इस वक्त मुझे एक के बजाय 4 नजर आ रहा था। मैंने कहा, अमन, अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगा, हाँ चलो। ये कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पे खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए अमन की बाहों में गिर गई थी। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर पूरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से ही अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी इसी शॉर्ट ड्रेस में थी जो अब मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद मेरा साथ न दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में दर्द की टीस उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दुखते वजूद को बेड के सिरहाने से टेक लगाने पर मजबूर किया था। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहाँ मैंने चूड़ियां पहनी थी वहाँ पर खरोच और जख्मों के निशान थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं अभी ठीक से अपने होशो हवास में भी आई नहीं थी कि जब अमन बड़े बेझिझक होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुए। बहुत खुश लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए पूरी हलवे का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं अमन, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर वो फिक्रमंद होने के बजाय मुस्कुराने लगे। कहने लगे, रात तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर भी गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। अमन काफी अच्छे मूड में था। मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गई। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गरम गरम चाय लाता हूँ, फिर ये दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि उन कई दिनों में तो अमन ने कभी मुझसे ऐसी जुनूनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। बहरहाल अगले रोज तक मैं काफी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सिलसिला रोज ही चलता रहेगा। अगले इतवार फिर मुझे अमन ने एक नई ड्रेस लाकर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर दावत में जाना है। और फिर इसी दोस्त के बंगले में मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ज्यादा बेझिझक होने लगे। भाभी, आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं। अमन तो बड़ा खुशनसीब है कि इसे आप जैसी बीवी मिली है। मुझे अमन के दोस्तों के मुंह से इस तरह तारीफ बुरी लगी थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो वो ढीठ बनकर हंसने लगा। मैं सोच चुकी थी कि घर जाते ही अमन से कहूंगी कि मैं आइंदा उनके घर नहीं जाऊंगी। मुझे आदमियों की इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझ पर नींद छाने लगी, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि अमन बहुत खुश था। घर पर फल भी लाने लगा था, पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि इसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा ना थी, फिर यह रोज रोज की अय्याशियां कैसे हो रही थी। घर आते हुए वो रोजाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाते थे। मुझसे कहते थे कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की, तुम्हारा खूबसूरत हुस्न फीका पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे अमन की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर के काम करती है,
मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं, आपके काम करूं। कहने लगे कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखा करो, इसे निखारा करो, खुद को संवारा करो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। मेरा हाथ थामे वो मुझसे मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। कहते कि जानती हो, तुम्हें मैंने अपनाने के लिए कितने पापड़ पेले हैं। ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते करवाने वाली के जरिए से हुआ था। मैंने तो पहले कभी अमन को नहीं देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब? मेरी बात पर वो हंसने लगे। कहने लगे, मैंने तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था। मैं तुम्हें देखकर ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया। तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। यकीन करो, यह सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। कहने लगा, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली को निकलते देखा। फिर मैंने उससे कहा कि अगर वो मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं इसे अच्छी खासी रकम दूंगा। वो मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो अमन की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मुझे अपनाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया। मेरे दिल में अमन की और भी मोहब्बत और कदर बढ़ गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही था। इस इतवार को जब मुझे अमन ने फिर से कीमती ड्रेस लाकर दी तो मैंने कहा, नहीं अमन, मुझे आपके किसी दोस्त की दावत पर नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के अंदाज एकदम से बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? वो लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना ना। न जाने वो कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बहुत बुरी हालत होती है। 2 दिन तो मैं चलने फिरने से भी महरूम हो जाती हूँ और फिर वहाँ पर सिर्फ आदमी होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम है? आपको जाना है, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है, आप जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। अमन बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरा बाजू पकड़ के बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर यही है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे इनकार नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात तो ना थी जो मैंने उसे कही थी, लेकिन अमन का गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई ही मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखें वो मेरी आंखों में दिखाकर बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का ये रूप देखकर कांप सा गया था। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहां चली गई, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने क्यों टेबल पर मुझे मजे के खाने भी आज बुरे लग रहे थे, क्योंकि ये मुझे होश से बेहोश कर देते थे। मैंने बहुत कम सब्जी अपनी प्लेट में डाली थी और लगा लगा कर खा रही थी, लेकिन जैसे ही अमन के दोस्त की नजर मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही? मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा ये कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा अमन को किया था। ये देखकर मेरे होश गुम हो गए थे। अमन ने सामने पड़ी सब्जी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगे, पूरा खत्म करो। वो घूरती हुई नजरों से मुझे कह रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से ही वो सब्जी खत्म की थी और खाते ही मेरी वही हालत खराब हो गई थी। अब तो मुझे अमन पर भी शक होने लगा था। अगले इतवार आने से पहले ही मैंने तबीयत खराब का बहाना किया और मायके चली आई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात तय हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई तो मुझे भी साथ ले गई। वहीं मेरी मुलाकात अमन के 5 दोस्तों में से एक के साथ हो गई। वो बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी अगर इस बार हमारे घर आए तो अपनी बहन को भी जरूर साथ लाइएगा। ये भी आपकी तरह बड़ी कमाल की चीज है। मुझे इस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी इसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज नहीं है बात करने की? मेरा लहजा तेज हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। ये देखकर इस आदमी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज का मतलब पता है तुझे? हम औरत देखकर तमीज करते हैं और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। वो कहने लगा, क्यों? सच बहुत चुभ रहा है तुम्हें। तुम 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज की बात कर रही हो। ये लफ्ज सुनकर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। इस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी, तमाम लोग वहां खड़े हो गए। कुछ कहने लगे कि अगर इस शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। कुछ नौजवानों ने तो आस्तीनें चढ़ा ली थी। मेरा जी तो यही चाहा इसका मुंह तुड़वा दूं। इस आदमी को औरत से बात करने की तमीज तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर अमन को इसकी हरकत बताऊंगी। वो लोग कितने बदतमीज हैं और वह हर इतवार मुझे जबरदस्ती उनके घर लेकर जाता है। उनकी नजर में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है।
اس سے پہلے کہ وہاں کھڑے نوجوان اس آدمی کی اچھی خبر لیتے، وہ کہنے لگا کہ یہ بازارو عورت ہے، جسم فروشی کا کام کرتی ہے اور میں اس کا گراہک ہوں، بس یہاں پر تماشا بنا رہی ہے۔ میرا یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ بکواس کر رہا ہے۔ وہ یہ سن کر کہنے لگا کہ تم اتوار کو کیا کرنے ہمارے بنگلے میں آتی ہو، وہ بھی تب جب کہ تم جانتی ہو کہ وہاں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو بات اس آدمی نے مجھے کہی، پہلے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو اس بار آنا اتوار کو ہمارے گھر، تمہیں میں اچھا سبق سکھاؤں گا، تمہیں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا کہ تم کیا ہو۔ میری بہن میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں اس کی بات پر یوں پتھر بن چکی تھی۔ بہت سے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ آدمی غصے سے بھرا پڑا تھا، مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے بازار سے باہر لے آئی۔ کہنے لگی دیدی یہ سب کیا بکواس کر رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میرا تو دماغ چکرا رہا تھا۔ میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا کہ جیسے ابھی میرے دل کو کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ مجھ پر عجیب سی بے ہوشی ہونے لگی تھی۔ میری بہن میری ایسی حالت دیکھ کر مجھے گھر لے گئی، لیکن مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر چلی گئی۔ گھر گئی تو امن کا موڈ بہت خراب تھا۔ کہنے لگا رہ لیا اپنی ماں کے گھر، اب اگر تم نے مئی کے رہنا ہو تو تم ورکنگ ڈے میں جا کر رہنا، ایک اتوار کی ہی تو چھٹی ملتی ہے مجھے، وہاں بھی تم میرا موڈ برباد کر دیتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ میں کچھ بھی کہتی وہ غصے سے مجھ پر پھر چڑھتا اور مکر جاتا۔ اس بار جب وہ مجھے اپنے دوستوں کے گھر لے کر گیا تو اس وقت اس کا وہ دوست وہاں موجود نہیں تھا جس سے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی۔ جیسے میں نے آدھا کھانا کھایا میں فوراً واش روم میں چلی گئی۔ مجھے وہ کھانا اپنے اندر ہضم نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی ڈال ڈال کر الٹی کی۔ جو کچھ کھایا تھا سب کچھ باہر آ چکا تھا، اس لیے مجھ پر نشے کا اثر نہیں ہوا تھا۔ میں باہر آئی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ امن نے مجھے اپنی باہوں میں لیا، کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ ابھی کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے۔ امن کہنے لگا کہ اس بار میں ڈبل قیمت لوں گا۔ جو حشر تم لوگ رات بھر میری بیوی کے ساتھ کرتے ہو وہ اب بیمار رہنے لگی ہے۔ تم لوگوں کے ہوئے پیسے آدھے تو اس کی دوائی اور ڈاکٹر کے خرچے میں لگ جاتے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوا۔ اس کے دوست کہنے لگے کہ ہمیں منظور ہے، تم اس کی جتنی چاہے قیمت لے لو۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا ہی پتی میری عزت کا سوداگر تھا۔ پتی تو بیوی کا رکشک ہوتا ہے، اسے گندی نظروں سے بچانے کے لیے ہر رشتے کو بھول جاتا ہے۔ یہ کیسا پتی تھا جو میرا ہی سودا کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے، پولیس کی گاڑی کا ہارن بنگلے کے باہر بجنے لگا۔ یہ سن کر وہ سب گھبرا گئے تھے۔ میں یہاں آنے سے پہلے پولیس کو ساری انفارمیشن دے چکی تھی۔ جب تک پولیس اندر آئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بیٹھتا دیکھ کر امن اور باقی آدمیوں کی بھی رنگت اڑ گئی۔ میں نے اپنے پتی کو گرفتار کروا دیا تھا، کیونکہ اسے خوبصورت لڑکی چاہیے ہی اس لیے تھی کہ جس سے وہ کیش کر کے پیسے کما سکتا۔ امن جیل میں بند تھا اور اسی دوران میں نے طلاق کا مقدمہ کر دیا تھا۔ مجھے طلاق بھی ہو چکی تھی، لیکن مجھے اپنے ماں باپ سے ایک شکایت تھی۔ میری شادی اور رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ لڑکا اکیلا ہے، مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، ساس سسر کے تانے نہیں ہوں گے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ کرتا کیا ہے۔ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے اچھی طرح سے معلومات کر لیا کرے کہ کہیں کوئی امن جیسا آدمی ان کی زندگی میں شامل نہ ہو جائے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ دھنیہ واد۔